शुरू करें अविनाश? यस सर प्लीज। थैंक यू नीतीश, एवरीवन। शुरू करते हैं वापस। चलिए आइए। तो हम समझे कि नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है कि ये जो है वो नॉर्मल सिचुएशन समझिए। न्यूट्रल फेज इसमें दिखाई है कि नहीं दिखाई है, मैं वही ढूंढ रहा था कि गलत चित्र मैंने डाल दिया है, ठीक करूंगा। तो नॉर्मल ऐसा समझ लीजिए कि न्यूट्रल वाली सिचुएशन को इंटेंसिफाई हो जाती है, नेगेटिव फेज हो गया वो, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ऐसे समझिए कि गर्मी हमारे यहाँ से चली जाए तो नेगेटिव है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन ओशियन डाइपोल का मैकेनिज्म समझने के लिए समझ लीजिए कि अगर गर्मी हमारे यहाँ से दूर चली जाए तो समझिए कि नेगेटिव है, और गर्मी आ जाए तो पॉजिटिव है। बस ऐसा छोटा सा याद कर लीजिए आप। अच्छा भाई, तो पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, देखिए, ठीक है। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया इसकी तुलना में थोड़ा गर्म रहता है। इसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर की सिर्फ बात हो रही है, याद रखिएगा। सी सरफेस टेम्परेचर, SST बोलते हैं इसको। सिर्फ सरफेस के टेम्परेचर जो है सी का, वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा रहता है। और वही सिचुएशन जो वहां हो रही थी, साइक्लोनिक कंडीशंस और रेनफॉल, वो अब यहाँ होगी। साइकिल पलट गया, यहाँ हाई प्रेशर हो गया और यहाँ लो प्रेशर हो गया, ठीक है। ये दोनों में अंतर आ गया। यही पॉजिटिव इंडियन डाइपोल है। तो ऐसा देखा गया है कि जब यहाँ पर ये वार्म कंडीशंस बन जाती है ना, साइक्लोनिक कंडीशंस यहाँ बन जाती है, तो मानसून अच्छा होता है, ठीक है। हमारे यहाँ का ये पूरे इलाके का जो मानसून अच्छा होता है। और अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट जो हॉर्न है ना, हॉर्न, जैसे अफ्रीका का हॉर्न बोलते हैं, सींग, जैसे गैंडे के उस पे सींग होती है नाक पे, वैसे ये बना हुआ है ना अफ्रीका का टुकड़ा, जो आप लोग समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ। अफ्रीका का हॉर्न किसे कहते हैं? कौन कौन सी कंट्रीज आती है भाई अफ्रीकन हॉर्न में, जानते ही होंगे आप। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सर। यस, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस वाले एरिया में भीषण भयानक बारिश होती है, बहुत फ्लडिंग जैसी हो जाती है स्थिति, जब ये इंडियन ओशियन डाइपोल जो होता है वो पॉजिटिव स्टेज में अपने होता है, तो ठीक है। और इसका ठीक उल्टा होता है अगर नेगेटिव फेज हो, तो इस वाले इलाके में अचानक बारिश होगी। यहां तक तो समझ ही गए आप लोग। अब मैं आपसे एक चीज बोलना जा रहा हूं और आप उसका लॉजिक बताइए। ऐसे ही सवाल आते हैं, थोड़ा एनालिटिकल आते हैं अभी। इंडियन ओशियन डाइपोल का एक पहले जान तो लूं कि आपने सुना है कि नहीं, न्यूज फॉलो किया है कि नहीं। वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लोकस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? कीट पतंगा क्या बोलते हैं उसे? स्वार्म जो आता है, टिड्डे। टिड्डा, टिड्डे की जो आती है, हाँ, भयानक टाइप का हमला किए थे, याद है? यस सर। लेटेस्ट कब हुआ था टिड्डे का हमला? यस सर, मे बी लास्ट ईयर। सर लास्ट ईयर सर, जून जुलाई का टाइम था। बिल्कुल ठीक। देखो कैसे चीजें प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, यही तो मजा है। इस तरह से पढ़िएगा आप लोग। मानसून का एग्रीकल्चर पर अगर इफेक्ट आप जानना चाहते हो तो ऐसे भी जानना पड़ेगा, खाली सीधे सीधे सिंचाई में पानी मिलता है नहीं चलेगा। जब कभी इंडियन ओशियानिक डाइपोल जो है ये पॉजिटिव फेज में आता है दोस्त, तो यहाँ जबरदस्त बारिश होती है। वरना अदरवाइज आप जानते हैं कि जो अफ्रीकन ये एरिया है, ये तो लो रेनफॉल एरिया है ना। अदरवाइज नॉर्मली तो लो रेनफॉल यहाँ कम होता है ना इस इलाके में, तो आप जानते ही होंगे ना, रेगिस्तानी मरुस्थली जैसा एरिया है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर बारिश हो जाए तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये पट्टी है, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ पाएंगे इसको, है तो बहुत आसान। कुछ खेत पात है लोगों का, और फिर यहाँ पर ये मरुस्थल जैसा था, ये बीच में एक मरुस्थलीय पट्टी है, फिर खेत पात, ऐसे ऐसे करके है मान लीजिए, ठीक है। अब बारिश बहुत अधिक होने से होता क्या है कि जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं उगता है, वहां पर नॉर्मली वहां की फिजियोग्राफी ऐसी है, टेरेन ऐसा है कि इस पट्टी में कोई वेजिटेशन नहीं होगा, दूर दूर तक रेगिस्तान है। मान लीजिए ऐसा है, शुष्क एरिया है। तो टिड्डा जो है वो उस पट्टी को पार नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं पार कर पाएगा सर? अरे भैया 500-1000 मीटर की बात नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की बेल्ट की बात कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की बेल्ट है। तो जो टिड्डी दल है, बीच में उसको अगर खाने को या रेस्ट करने को कोई फर्टाइल जगह नहीं मिलेगी, ग्रीनरी नहीं मिलेगी, तो वो खत्म हो जाएगा ना, एग्जॉस्ट हो जाएगा। उस डिस्टेंस को पार नहीं कर पाएगा वो। आप समझिए मेरी बात को। क्योंकि और इस प्रकार वहां की जो समस्या है वो वही बनी रहती है, फैलती नहीं है पूरे संसार में। क्योंकि ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि भाई इतना मरुस्थल पड़ा है कि वहां से पार नहीं जा पा रहा है टिड्डा, मान लीजिए। लेकिन
कुछ अनियमितता ऐसी हो जाए जलवायु की कि बहुत जोरदार जो है बारिश हो जाए वहां पर, और बारिश हो खूब लंबे समय तक, तो पता चला उस शुष्क प्रदेश में भी जो है वो वनस्पतियां उगा रही हैं। तो जो एक बफर मिलता था, समझे ना, जो बफर मिल जाता जी था कि इससे बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसको क्रॉस कहाँ कर पाएगा, तो पता चला वहां पर भी वनस्पतियां उग गई और वो वहां पर उसको सराय मिल गई, वहां पर रेस्ट किया उसने, और फिर दूसरे ऐसे देशों में या ऐसी टेरिटरीज में फैल गया जहां पर पहले वो जा नहीं पाता था। ऐसे होता है, गजब मैकेनिज्म है नेचर की। तो इस तरह से इंडियन ओशियानिक डाइपोल का लोकस्ट यानी टिड्डी दल से क्या संबंध है, ये भी सवाल पूछे तो हमारी पोजीशन होनी चाहिए कि ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं कि हम उसमें चूकेंगे नहीं, बताएंगे। ठीक है, तो इंडियन ओशन डाइपोल एक चीज समझ गए। जी अब सर। इससे जी थोड़ा और दूर जाइए, अभी रुके रहिएगा, गड़बड़ाइएगा मत है। अभी ये मत सोचिएगा कि इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं अभी कि इससे इफेक्ट पड़ता नहीं, अभी सीख लीजिए कि कौन सी जगह कहाँ पे है। अब आते हैं यहाँ, जो सबसे मशहूर आप लोग सुनते आए होंगे, है ना, एल निनियो और ला निनियो, सुनते रहे होंगे। ठीक है, स्पेनिश टाइप का टर्म है, जानते ही होंगे आप। यस सर। ना के ऊपर ये एक निशान होता है, तो ये नीनो नहीं है, निनियो, निनियो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, एल निनियो और ला निनियो। हाँ, लेकिन उससे पहले ये मजेदार चीज समझ लीजिए, और ये कहाँ की बात हो रही है पहले साफ साफ देख लीजिए। ये बात हो रही है, ये साउथ अमेरिका है, गड़बड़ाना मत। अब बहुत दूर चले गए हम इंडिया से, अपने एरिया से, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक ठीक, यानी हम कौन से महासागर की बात कर रहे हैं भाई? प्रशांत महासागर। शांत महासागर की बात, प्रशांत सर। पैसिफिक ओशन की बात करें, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ भी एक साइकिल चलती है, आपने देखा इंडियन ओशन का साइकिल अभी अभी देखा, कभी इधर गर्म कभी इधर ठंडा, देखा ना? ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ, जी रुको हम चित्र तुम्हें दिखाते हैं, नहीं कोई हुनर है भाई, हर चीज इतना आप लोग, हम इतना समय आपका ले रहा हूँ तो आपको पूरा मालूम हो तब तो फायदा है, नहीं तो आप बहुत सारे लोग तो यही कहेंगे कि बहुत टाइम खाली है। लेकिन जान लेंगे आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे और आप स्पॉन्टेनियसली जवाब दे पाएंगे, आपको किताब नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े, ऐसे मेरी इच्छा। तो अभी इंडियन ओशियानिक डाइपोल आपने देख लिया, काले रंग से करते हैं, इंडियन ओशियानिक डाइपोल आपने देख लिया। ठीक, अब हम इस वाले डाइपोल की बात कर रहे हैं जो यहाँ बनता है, यहाँ पनपता है जो। ठीक है, इसकी तरफ अब हम आए हैं, आइए देखते हैं कहाँ गया ये है क्या, एक मिनट, वो अलग ही है, एक मिनट दीजिएगा बस, कहाँ है? अच्छा ये एक मिनट रुको, सही बोल रहा है ये, हाँ सॉरी, ये इसी में से मिलेगा, हाँ यहाँ आ गए। ठीक है, अब आप समझ गए पर्सपेक्टिव कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, कहाँ से देख रहे हैं। आप समझिए अंटार्कटिका से देख रहे हैं, नीचे अंटार्कटिका से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ क्या है, साउथ अमेरिका, यहाँ पेरू वगैरह है ना, पेरू, इक्वाडोर, ये सब कंट्रीज इधर है। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ की भी एक नॉर्मल साइकिल है और एक एबनॉर्मल साइकिल है, ये दोनों साइकिल भी समझ लीजिए। नॉर्मल साइकिल क्या है? नॉर्मल साइकिल बहुत सिंपल है कि भाई यहाँ कौन सी विंड चलेगी जी, हम जानना चाहते हैं, नहीं तो फिर बेकार है ना, खाली हम आपको एक तरफ बताते ही रहे और आप समझ ना पाए तो फिर क्या फायदा है। बताइए यहाँ कौन सी हवा चलेगी, किस प्रकार की हवाएं यहाँ चलेंगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। रुको एक मिनट में, सर वेस्टर्नली। ध्यान से बताइएगा, अभी मैं आपको लैटिट्यूड बता दे, अब आप मैं दिखा ही देता हूँ आपको, वो वाला साइड नहीं दिख रहा है, ये एक मिनट सर ध्यान से देखिए, इक्वेटर का नीचे का बात हो रहा है ना भाई, हाँ भाई, यस सर। नीचे ऊपर चाहे कहीं का भी बात हो, आप इसको समझिए, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, यही देख रहे हैं ना। और फिर से अपना याद करिए ना, कौन सी हवा चलेगी इधर से, नॉर्मली कौन सा हवा चलेगा, व्यापारिक पवन है ना, वेस्टर्ली तो यहाँ है महाराज, है ना, व्यापारिक पवनें चलती है ना इस ट्रॉपिकल बेल्ट में, ये तो सबको याद होगा। कन्वर्जेंस याद नहीं है, ITCZ बोलते हैं ना, यहीं पे कन्वर्ज होती है हवाएं, ये तो याद ही होगा, कोरियोलिस फोर्स सब तो पढ़ चुके हैं।
अब ध्यान आ गया, अब ध्यान आ गया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत सारा चीज एक साथ हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पक्का है, अब आप समझ गए कि दरअसल नॉर्मली हवा ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, है ना भाई। यहाँ पर जो है वो ट्रेड विंड चलेंगी, व्यापारिक पौने चल के पानी को इधर से इधर ले जाएंगे। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ओशियन वाला चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए ध्यान से। जब गर्म पानी का एक वाटर मास सी का सरफेस जो कि गर्म हो, वो इधर को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जब, और खूब हवा के प्रभाव में आते 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 खूब सारा पानी इकट्ठा होने लगेगा, तो यहाँ पर इस एरिया में गर्म पानी का आधिक्य हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। सब लोग समझ रहे हैं। यस सर। ठंडा गर्म पानी आपके दाहिनी तरफ से, यानी कहां से, कौन से कॉन्टिनेंट से, कौन से महाद्वीप से, आपको बताना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वरना मैं छोड़ दूंगा क्लास। सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें। मतलब एक दो लोग बोले पानी किधर से किधर जाएगा हवा के दक्षिणी अमेरिका की तरफ। भाई देखिए ना, अभी अभी हमने क्या तय किया था, हवा किधर से किधर बहेगी। अगर ये ग्लोब होता तो हवा, अगर ये इक्वेटर है तो हवा कहां से कहां भरेगी, ऐसे ही तो सर है ना, यही तो व्यापारिक पौने हैं। जी। और मैं इक्वेटर के आसपास की ही बात कर रहा हूं। बताइए कहां गलत बोल रहा हूं, यहां से ही तो जा रहा है पानी, इसमें कहां किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, बताइए। अगर कोई फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आई एम रेडी, उसको वापस एक बार बता दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भाई, आप ही लोगों ने सबने हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर व्यापारिक पौने इक्वेटर के आसपास चलती हैं, तो ये पनिया जो है, ये वाला पनिया कहाँ जाएगा महाराज, इधर जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। सर ऑस्ट्रेलिया की ओर ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा। तो अब जाते 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 बहुत सारा गर्म पानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा हो गया। ठीक बात जी। एक टर्म होता है थर्मोक्लाइन, क्या बोलते हैं बिटिया उसको, जरा आप लोग कोई बताइए हिंदी में। थर्मोक्लाइन, जहां पे टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है, गर्म पानी और ठंडे पानी का, ओशियन में कुछ बोलते होंगे, ताप, जहां पे गर्म पानी ठंडे, हिंदी में देख लीजिएगा आप, इसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, ताप प्रवणता सर। अच्छा ठीक है, तो वो ताप प्रवणता बोलते होंगे। ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है भाई, अगर नहीं होता तो मैं इसे इंक्लूड नहीं करता, मैं जानता हूँ। और अगर आपको ये किसी को लग रहा हो कि बहुत डिटेल में अननेसेसरी पढ़ा रहे हैं, तो ये बेसिक है, जस्ट टू टेल यू, अभी अभी नहीं किए हैं असली पे, तो जल्दी से समझ लीजिए इस चीज को। और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 ही दिन है ना, आप हमारे साथ 3 ही दिन क्लास किए ना क्लाइमेट पे, 3 दिन में हम लोग कितना अच्छा सा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इधर ये थर्मोक्लाइन है, ये जो लाइन होती है यही थर्मोक्लाइन कहलाती है, जहां गर्म पानी ठंडे पानी से अलग होता है। तो गर्म पानी बहुत अधिक इकट्ठा हो जाने के कारण जो थर्मोक्लाइन ऐसे होना चाहिए, ऐसे सीधा सीधा, वो यहाँ डीप चला जाता है। मानते हैं बात, ठीक बात है। गर्म पानी एक्यूमुलेट हो गया तो ठंडे को दाब दिया, तो थर्मोक्लाइन नीचे चला गया। तो अगर एक हिस्सा ऐसे जा रहा है पानी का और ऐसे दब रहा है, तो फिर अब आगे क्या बचा, ये ऐसे हो जाए ना, बस साइकिल कंप्लीट हो गई। भाई पानी भी तो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने का, साम्यता में लाने का प्रयास करेगा ना, तो यहाँ अपवेलिंग होगी, इसी को अपवेलिंग बोलते हैं। अपवेलिंग, कुआं में से पानी ऊपर आ जाना, अप वेल मतलब कुआं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ऊपर से पानी, यहाँ से ठंडा पानी जो है वो निकल के ऊपर आ रहा है, गर्म पानी इधर जा रहा है, ठीक, इट मेक सेंस, ठीक ठाक चल रहा है मैटर सर, ठीक, बात समझ गए, यहां तक समझे। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। यस सर। ये देखो यार, देखो ध्यान से, हम ऐसा ना हो कि 2D 3D में कंफ्यूज हो जा रहे हो बच्चे लोग। ये देखिए मैं बना देता हूं बाल्टी, ये बाल्टी है, अब समझे, आप समझ गए होगे जिसको कुछ कंफ्यूजन होगा।
तो ये 3D की बात करें कि यहाँ गर्म पानी इकट्ठा कर दिए तो ठंडा पानी दब गया नीचे, और इसी बाल्टी को बढ़ा दीजिए, मान लीजिए बाल्टी इतना बड़ा है, तो ठंडकवा पानी इधर चला गया और गर्म पानी हवा के प्रभाव में इधर आ रहा है। आप समझ गए? किसी को कुछ कंफ्यूज? हाँ, आप समझ गए। ओशियन का हाँ, 3D सर। हम लोग देख रहे हैं, साइड से देख ये रहे पूरा हैं। ये साइकिल पूरा कर रहा है सर। बिल्कुल सही बात, साइकिल पूरा कर रहा है। अब मजा सुनो, अब फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मछली मार रहा था। फिश जो है बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, कोस्टल एरियाज की होती ही है, हमारे यहाँ भी है। तो यहाँ फिश जो है वो बड़ी इंडस्ट्री है, पेरू, जी। इक्वाडोर, इन सब कंट्रीज की फिशिंग जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। एक दिन क्या हुआ, मछुआरा लोग सब आया यहाँ पे, मछली मारने आया किनारे पे, ठीक है। और क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर फिशिंग कर रहा था, तो इसको बहुत बार जाल फेंका, बहुत बार प्रयास किया, मछली नहीं आ रहा है। फिर कुछ मछली फंसा तो मरा हुआ फंसा, पहले से ही मरा हुआ सड़ा हुआ। तो लोग बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। नाव से जाल वाल फेंक रहा था, तो नाव लगाया, नीचे आया, पानी में उतरा। तो क्योंकि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं भाई, तो इसको लगा कि पानी कुछ गर्म है। ये काल्पनिक है, कहानी है, हम जानते हैं कि ऐसा थोड़े पता चलेगा कि पिछले साल इतना ठंडा था और इस साल इतना गर्म है। लेकिन मान लीजिए उसको पैर जैसे ही डाला उसने पानी में समुद्र के, उसको लगा कि ये पानी जो है ये तो गर्म है। यहाँ तो हर साल ठंडा पानी लगता है, हम लोग आते हैं गर्मी में परेशान होके टांग डाल के बैठते हैं, नहाते हैं, ये तो गर्म है। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि गर्म पानी होने की वजह से मछलियां मर गई। ठीक, यही निकालेगा आम आदमी हमारे आपके जैसा, यही निष्कर्ष निकालेगा जी सर। कि ठंडा पानी Yes, गर्म हो गया है, बहुत ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो वार्मिंग हो गई है, इसलिए गर्म पानी से मछली मर गई। अब हम आपको बताते हैं कि उसकी सही मैकेनिज्म क्या है। ध्यान से सुनिए बात। नॉर्मल ईयर्स में जबकि पेरू के तट पे, यहां सुनते जाइएगा, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। नॉर्मल ईयर्स में पेरू के तट पे जब जो घटना हमने अभी अभी पढ़ी उसकी वजह से ठंडा पानी अपवेलिंग करके ऊपर आता रहता है, तब ठंडे पानी नीचे से आने वाले पानी में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, ध्यान से सुनिए, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की आधिक्य की वजह से यहां पर एल्गी समझते हैं, एल्गी और प्लैंक्टॉन्स, माइक्रोस्कोपिक जो वनस्पतियां होती हैं छोटी जी छोटी, सर। उनकी ग्रोथ के लिए बहुत मदद करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, और उनको खाते हैं उनसे बड़े जानवर, उनको खाती हैं मछलियां। समझे बात? तो जब तक जी ये सर। नॉर्मल रहेगा तब तक साउथ अमेरिका के कोस्ट पर ठंडा पानी नीचे से ऊपर आएगा, न्यूट्रिएंट रिच वाटर नीचे से ऊपर आएगा, और खूब मछली मिलेगी, अच्छे से ग्रोथ होगी, सब कुछ बढ़िया से रहेगा। ठीक, अगर ये कहीं से ब्रेक हो जाए, किसी भी कारण से ब्रेक हो जाए, तो जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा था वो आना बंद कर देगा, गर्म पानी ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, जा ही नहीं रहा है उधर। ठीक बात है। अच्छा, मैं एक कारण देता हूं आपको, खाली आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं सीधे कारण दे देता हूं। मान लीजिए मैं कह दूं कि जो ट्रेड विंड्स थी ना, व्यापारी पौने, वो कमजोर पड़ गई। मैं कारण दे रहा हूं आपको ताकि आपको ना लगे कि ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वापस रिलेट करके बताइए, जब व्यापारिक पौने मजबूत थी, तब वो यहाँ के गर्म पानी को इधर ले जाती थी कि नहीं, और इसी कारण एक साइकिल बनती थी जिससे ठंडा पानी ऊपर आ जाता था। अब मैं कहूं कि वो जी। व्यापारिक पौने कमजोर पड़ गई हैं और ये नहीं ले जा पा रहे हैं, तो गर्म पानी यही मौजूद रहेगा कि नहीं मौजूद रहेगा? यस सर। ठंडा पानी के अपवेलिंग नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, प्लैंक्टन्स नहीं ग्रो करेंगे और मछलियां नहीं ग्रो करेंगी, या तो माइग्रेट कर जाएंगी या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से मर जाएंगी। मर जाए। ये तबाही का, उनके लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यही तबाही है ना। यस सर। अभी तबाही का अंत नहीं हुआ है, एक चीज और तो होगी भाई। जैसे ही यहाँ गर्म पानी का इलाका बनेगा दोस्त, तो गर्म पानी के ऊपर हवा भी थोड़ी गर्म होगी ना, जी। रिलेटिवली वो हवा अपने सराउंडिंग से गर्म होगी, और जहाँ गर्म Yes, sir. हवा होती है वहाँ कौन सा जोन बनता है? The low pressure zone. लो प्रेशर जोन। Cyclonic. जोन बने और मॉइस्ट हवा मिल जाए, वहाँ क्या होता है? Cyclonic. साइक्लोनिक cyclonic. कंडीशंस बनेंगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, और Yes, जम के yes. वर्षा होगी। कहाँ जम के वर्षा होगी? जहाँ जम के वर्षा होने की आदत नहीं है लोगों को, नहीं।
है ना भाई। तो दो Yes, sir. तरह Yes, से sir. मार खाते हैं ये लोग। एक तो खूब मूसलाधार जो है वो वृष्टि होती है, जहां की वो जिसके की वो आदि नहीं है, और दूसरा जी। मछली वछली सब खत्म हो गया। तो दो तरह से मार पड़ी इकोनॉमी को, समझे बात को। मानव का Yes, जनजीवन, sir. सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन सब अस्त व्यस्त हो जाता है साउथ अमेरिका के इस कोस्ट पे, अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नहीं। तो जब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है वो नॉर्मल ईयर कहलाता है, ठीक है। सामान्य वर्ष है। 2 से 7 साल के अंतराल पे कई बार ये गड़बड़ाता है। 2-3 साल 4 साल ठीक रहा, फिर अचानक से इसकी बजाय ये कंडीशन हो गई। ठीक, समझ गए बात। यस सर। यस ये नॉर्मल है, ऊपर जो देख रहे हैं वो नॉर्मल है, नीचे जो देख रहे हैं वो एक एबनॉर्मल ईयर है, जो 5 से 7 साल में अपने आप को रिपीट करता हुआ पाया गया है। इसी एबनॉर्मल घटना को एल नीनो बोलते हैं। एल नीनो, ऐसा नहीं, साउथ अमेरिका के जो ट्राइब्स, जो जनजातियां, जो मूल निवासी हैं, वो बहुत समय से इस चीज को जानते थे कि 5-7 साल पे ऐसा होता है। लेकिन जो स्पेन से स्पेनिश इमिग्रेंट्स आए ना, स्पेन से जो लोग वहां बसने के लिए आए स्पेनिश, उन्होंने इसको नाम दिया एल नीनो। अब मूल निवासी उसको किसी और नाम से जानते होंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको नाम एल नीनो दिया। क्यों दिया एल नीनो? इसका अर्थ होता है बाल जीसस, जीसस ना क्राइस्ट, यस सर। क्राइस्ट का बालक, बच्चा, चाइल्ड, क्राइस्ट चाइल्ड। क्योंकि ये जो क्रिसमस पड़ता है ना, क्रिसमस जी के सर। आसपास इस ऐसे जब इसको एबनॉर्मल होना होता है, ध्यान से सुनिएगा, लाइन को मिस मत करिएगा। जिस साल ये एबनॉर्मल आता है साल, उस समय क्रिसमस के आसपास सिचुएशन गड़बड़ानी शुरू होती है, तो इसे क्राइस्ट का चाइल्ड बोला जाता है। एल नीनो का अर्थ ये हुआ, समझ गए? अगर ये समझ Yes. गए एबनॉर्मल है, तो देखिए अब ये तो बाकी तो सब बच्चों का खेल है। ये देखिए, जब सब कुछ नॉर्मल रहे, मैं मिटा के अच्छे से बता देता हूं ताकि आप समझ जाए। जब सब कुछ नॉर्मल रहे, साउथ अमेरिका के तट पर ठंडा पानी आता रहे, मछलियां पैदा होती रहे, वहां बाढ़ नहीं आए। अगर कोई बारिश आनी है तो वो कहाँ आए? इधर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के इलाके में, न कि साउथ अमेरिका में। ये नॉर्मल जी है। सर। तो ऐसे सिचुएशन में लो Yes. प्रेशर कहाँ बना? यहाँ। हाई प्रेशर कहाँ बना? यहाँ। और ये साइकिल जो कंप्लीट हो, South American side. नॉर्मल साइकिल। और इसी साइकिल के चक्कर में और क्या हो रहा है कि समुद्र का भी वार्म पानी, समुद्र का भी गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहा जा रहा है। इस सर्कुलेशन को वॉकर सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं महान साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसको समझा था। अभी रुको, अंदर वाटर, बिल्कुल सही बात है। लौंडा हमारा बोल रहा है कि 2 साइकिल बन रहा है पापा, एक ये बन रहा है वॉकर सर्कुलेशन हवा में, और एक नीचे ओशियानिक सर्कल भी, करंट की सर्कल भी बन रही है कि नहीं है एक तरह से। तो एकदम सही ऑब्जर्वेशन है, ऐसा इसको देखा जा सकता है इस दृष्टि से भी। तो ये दोनों साइकिल जब अपनी मेंटेन रहे तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। वॉकर सर्कुलेशन अगर अपना नॉर्मल स्टेज में है तो नॉर्मल ईयर है। वॉकर सर्कुलेशन ब्रेक हो जाए अगर, एल नीनो जब आएगा तो वॉकर सर्कुलेशन ब्रेक हो जाएगा। देखिए ब्रेक हो गया है ना, साइक्लोनिक कंडीशंस यहाँ बन गई और यहाँ सूखा पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ, वहां वर्षा नहीं होगी। तो बाढ़ एक तरफ हो गई, एक तरफ सूखा हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए? Yes sir. जी। Yes. साल दर साल ये बदलना, इस प्रकार से चेंज होना, आंदोलन होना, एक स्थिति और दूसरी स्थिति में पारस्परिक आंदोलन होना, इसको अंग्रेजी में ऑसिलेशन बोलते हैं ना, आंदोलन को, एक दूसरे Yes, में sir. बदल जाना, आंदोलन। इसी को सदर्न, क्योंकि साउथ साइड में हो रहा है, सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, और कुछ नहीं है। एल नीनो एंड सदर्न, दक्षिणी आंदोलन ऑसिलेशन। अगर कोई एनसो बोल दे तो समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, इसी मैकेनिज्म की बात हो रही है। शॉर्ट में इसको एनसो बोलते हैं। तो इंडियन ओशियानिक डाइपोल समझ गए? और ये ट्रेड विंड ड्रॉप क्यों होता है, मतलब वीक क्यों? हाँ, that is a subject matter of research. I am telling you, that is a subject matter of research still. There are so many theories there. In fact, there are certain theories which say that due to volcanic activity on the floor of the ocean, this thing is happening, this warming is happening and all. यहाँ से एनर्जी आती है। बहुत सारी थ्योरीज इस पर चल रही है कि वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स की वजह से होता है,
या उल्टा। देखो बहुत मजेदार चीज है। देखो जो एटमॉस्फेयर वाले हैं वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि जो नीचे करंट गर्म हो जा रहा है पानी, उसकी वजह से लो प्रेशर और ये सब गंदगी हो रही, गड़बड़ी हो रही है। जो ओशियनोग्राफर्स हैं वो कहते हैं नहीं, जो हवा कमजोर पड़ जा रही है उसकी वजह से हमारा कमजोर पड़ जा रहा है सर्कुलेशन समुद्र का। So this thing is going on. It's a matter of academic debate still. I checked it. So that's there. If there is any theory which is more acceptable, तो वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, लेकिन this is still a matter of debate कि exactly ये होता क्यों है। तो सवाल ये है कि हमसे क्या मतलब। अब आ जाते हैं लाइन पे। याद रखिएगा ये एक ऐसी घटना है, बाकी सब मैं नहीं जानता, लेकिन जेट स्ट्रीम और एल नीनो, ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, ध्यान रखिएगा। तो इस मैकेनिज्म को ना गड़बड़ाइएगा, ठीक है। इन दोनों को जो अच्छे से समझिएगा। ये देखिए, हाँ पूछिए। अच्छा बता रहे हैं, ठीक है ठीक। ये देखिए इमेज देखिए, ये एल नीनो आया साउथ अमेरिका के ऊपर, ये सैटेलाइट इमेजरी का वो किया गया ग्राफिक्स। ये पानी यहाँ का यहाँ ही गर्म इकट्ठा हो गया, ठंडा पानी नीचे रह गया होगा, ठीक। यहाँ गर्म पानी हो गया, मछलियां सब खत्म हो गई और लो प्रेशर बना। लो प्रेशर से ये कौन से क्लाउड्स हैं? साइक्लोनिक क्लाउड्स हैं ये, क्यूमुलोनिम्बस। मत भूलिएगा कभी, ये वहीं बनते हैं जहां साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, घबराइएगा मत। आपको याद होगा ऐसी ही एक इमेज मैंने ITCZ की भी दिखाई थी, उसके भी ऊपर पूरे बैंड में वो दिख रहे थे बादल, है ना। ये है सदर्न ऑसिलेशन। अब टुकड़े टुकड़े में तो समझ लिए कि उधर इंडिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच का तो समझ लिए। अब सब जो है इसको पूरा साथ में समझने की कोशिश कीजिए, और आप ध्यान दीजिए सिर्फ इतने पार्ट पे मैं लाइन खींच रहा हूं, इससे इधर का ध्यान दीजिए, खाली इससे इधर के पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला फिगर ध्यान से देखें कृपया। पहले फिगर में क्या हो रहा है? क्या वॉकर सर्कुलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर बन रहा है। बहुत अच्छी बात। वॉकर सर्कुलेशन इसमें इंटैक्ट है। देखिए वॉकर सर्कुलेशन इसमें इंटैक्ट है, यानी ये नॉर्मल ईयर है। सही बात है। तो नॉर्मल साल में देखिए क्या हो रहा है नॉर्मल ईयर में, कि वॉकर सर्कुलेशन इंटैक्ट है, ट्रेड विंड्स अच्छे से बह रही हैं, पानी गर्म को इधर ले जा रही है, गर्मी यहाँ है, यहाँ गर्मी होने की वजह से यहाँ खूब अच्छे से साइक्लोनिक कंडीशंस और बारिश होती है, ठीक बात है। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये सारे सेल्स जो मेंटेन होते हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल वाले जो सेल्स हैं वो भी इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है, वो भी इंटैक्ट रहेंगे, और कोई दिक्कत उसमें किसी तरह का कोई एब्रप्ट या डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है। सारे साइकिल्स जो एयर सेल्स हैं वो सारे साइकिल्स अपने को मेंटेन किए हुए हैं। अब देखिए डिसरप्ट हो गया, वॉकर सर्कुलेशन जो है वो टूट गया, और टूटने की वजह से क्या हुआ कि बारिश यहां हो गई ऑस्ट्रेलिया के बजाय, यहां पे सारी बारिश हो गई, और ये साइकिल जो है वो ये कमजोर पड़ गया, ये पूरा एरिया कमजोर पड़ गया। साइक्लोनिक एक्टिविटी के मामले में, कन्वेक्शन और साइक्लोनिक एक्टिविटी के मामले में ये पूरा एरिया से सारा जान खींच के ले गया, एल नीनो अपनी तरफ ले गया, ऐसा कह सकते हैं। सारी जो साइक्लोनिक एक्टिविटी, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये सारी जो एक्टिविटीज थी सबको खींच के ले गया वो अपनी तरफ, तो ये पूरा एरिया कमजोर पड़ जाता है। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? मैं बताता हूं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 60% ऑफ द ड्रॉट्स, सूखे पड़े हैं जो, हर 3 में से 2 सूखा कह सकते हो, वो तभी पड़ा है इंडिया में जब एल नीनो उधर आया है, समझे। इसलिए ये जो कोरिलेशन है इंडियन मॉनसून पर एल नीनो का, इसलिए हम पढ़ रहे हैं उसे। बहुत सारे ईयर्स हैं, मैं वो आपको कभी अलग से शेयर कर दूंगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। जब जब 1983 फलाना धमाका ऐसा करके पूरी मैपिंग हो रही है, जब जब एल नीनो आया है तब तब ड्रॉट आया है यहाँ पर। ये थोड़ा जनरलाइजेशन हो गया। अब सुनो मजे की बात, कई बार तब भी ड्रॉट आया है जब एल नीनो नहीं आया है। तो सब पहले एल नीनो स्टडी हुआ, ध्यान से सुनिए, पहले एल नीनो को स्टडी किया गया, और काफी हद तक बोल दिए कि भाई 3 में से 2 तो एक्सप्लेन कर ले रहे हैं ना, 60% अगर ड्रॉट्स उसकी वजह से आ रहे हैं तो हम कोरिलेशन ढूंढ ले गए। तो सवाल पूछा साइंटिस्ट ने, अगले साइंटिस्ट ने ये पूछा कि बाकी, फिर स्टडी चालू हुआ कि नहीं, इससे भी नहीं एक्सप्लेन हो रहा है यार,
तब आया इंडियन ओशियन डाइपोल, जो पहले पढ़ लिए हम, समझे? उसका भी रोल पता चला, हाँ, कि उसका भी कुछ इससे इंटरेक्शन है, और पाया गया ये, ध्यान से सुनिएगा, कि इंडियन ओशियन डाइपोल का रोल क्या है। कई बार ऐसा हुआ कि एल नीनो आया, तो वहां दोनों चीज ध्यान से सुनना सब लोग, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। एल नीनो और इधर आने वाले ड्रॉट में संबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमेशा एल नीनो आने पे ड्रॉट ही आए ये जरूरी नहीं, और जब कभी ड्रॉट और एल नीनो नहीं आए तब भी ड्रॉट आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक स्टेप आगे बढ़े कि यार जब एल नीनो आ रहा है तो यहाँ ड्रॉट क्यों नहीं आ रहा है, कम से कम ये तो सॉल्व करो। बोला अच्छा रुको सोचते हैं, फिर स्टडी हुआ, सालों साल स्टडी हुई, इंडियन ओशियनिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट फिर ढूंढा गया, यही जो अभी पढ़े आपने। कहाँ गया डाइपोल, कहाँ था रे? अच्छा इसमें था, हो गया ऊपर था। हाँ, इसमें भी नहीं था, इससे भी नीचे 3 में ही है रे। नहीं इंडियन ओशियन डाइपोल ऊपर था, हाँ यहाँ हम पढ़ रहे थे ना, नीचे था क्या? कोई बात, धैर्य रखिए, आई एम सॉरी, थोड़ा सा समय लगा। हाँ वॉकर सर्कुलेशन हो गया, इसके पहले पढ़ा दिए थे ना। हाँ तो बताया कि अगर इंडियन ओशियन डाइपोल मदद कर दे, ध्यान सुने, एक ही लाइन में बता देता हूं, सिंपल सा, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझने की जरूरत नहीं। अगर इंडियन ओशियन डाइपोल मदद कर दे, ये वाली घटना हो जाए, तो एल नीनो आ भी जाए तो ये उसके इफेक्ट को थोड़ा सा बचा लेता है, ऐसे इंटरेक्शन होता है, ठीक है। द इंडियन ओशियन डाइपोल का जो हमारा वाला मैकेनिज्म है, हिंद महासागर वाला, वो एल नीनो आ जाने पर भी कई बार सेव कर लेता है इंडियन मानसून को, ऐसा पाया गया है। बस इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं गड़बड़ा जाएगा, इसके बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं। ट्रेड विंड ही है, ट्रेड विंड का ही मैकेनिज्म है। अगला इफेक्ट, अब बहुत हल्के से बताऊंगा, नहीं गड़बड़ा देंगे आप लोग। 6 मिनट है और ये लास्ट 6 मिनट्स होंगे, तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। समझ गए? बड़े सारे बड़े बड़े फैक्टर सब समझ गए, ITCZ समझ गए, जेट स्ट्रीम समझ गए, परमानेंट वाली जेट स्ट्रीम समझ गए, टेम्पोररी वाली तिब्बतन प्लेट्यू समझ गए वहां तक, सोमाली जेट समझ गए, ठीक है, मैस्करीन हाई, सब समझते गए। अब थोड़ा और निकले बाहर हम, इंडियन ओशियन डाइपोल समझ गए, एल नीनो उधर जो हो रहा है वो समझ, ये आपको रिपीट करना पड़ेगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे ना, साइकिल के डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो समझ गए, ठीक है। अब ये सारे जो है वो इंटर एनुअल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इंटर एनुअल, इस साल की वर्षा उस साल की वर्षा से कैसे अलग है, इसको ये सारे प्रभावित करते हैं, करेंगे ही। इस साल एल नीनो हो गया, उस साल वो हो गया, ये एक वर्ष से दूसरे वर्ष की तुलना में जो हमने ये अध्ययन वैसा है, ठीक, वर्ष दर वर्ष प्रभावित करने वाले कारक आपने पढ़े, ठीक है। अब एक ही वर्ष के अंदर, एक ही सीजन में जो फ्लक्चुएशन हो जाए, एक कारक वैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। मैडन और जूलियन ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसे समझिए। ये सेम टू सेम समझिए इंडियन ओशियन डाइपोल जैसा ही है, लेकिन एक अंतर है। वो अंतर ये है, वो सिंपल सा है भाई, कि कहीं पर जो है वो ऐसे साइक्लोनिक वो चीज बना, जहां पर साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी वहां खूब जम के बारिश होगी, वो तो ठीक है, वो तो हम समझ ही गए। क्यों समझ गए? क्योंकि वो तो हमने यही देख लिया था भाई, इसमें आप क्या बता रहे हैं, इसमें नया क्या है? मैडन जूलियन नया क्यों आपने नाम दिया, ये तो यहाँ वैसे भी हो रहा है। अब अंतर सुने ध्यान से, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है वो इस क्षेत्र में पूरे वर्ष रहने वाली एक स्थायी अवस्था है। दिस इज अ परमानेंट सिचुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन, इट विल रिमेन देयर लाइक दिस ओनली, ओके। इफ इट हैज टू चेंज, इट विल चेंज ओनली इन द नेक्स्ट ईयर, कि इधर गर्म हो गया इधर ठंडा हो गया। आप मेरी बात समझे? अविनाश समझ में आ रहा है? हमने जो इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन डाइपोल जो आप पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। ये एक ऐसी अवस्था है जो 2021 में अगर मान लीजिए है तो है, इस पूरे सीजन में रहेगी, यहीं पे रहेगी, ऐसे बनी रहेगी। जो हम अब पढ़ रहे हैं वो उसका एक छोटा स्वरूप है, ऐसा समझिए कि उसका एक छोटा स्वरूप है, जो अगर हो जाए तो वो फिर मूव करता है। जैसे शरीर से समझ लीजिए आत्मा निकल जा रही हो,
शरीर वहीं रह गया, आत्मा निकल जा रही हो, ऐसा एग्जाम्पल समझ लीजिए। फूल से खुशबू निकल जा रही हो जैसे, तो इंडियन ओशन डाइपोल समझ लीजिए फूल है मान लीजिए, तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक टेम्पोररी फीचर है, सीजनल फीचर है। कैसे? देखिए ऐसे एक साइक्लोन, इसको प्रैक्टिकली आप साइक्लोन समझ लीजिए। जो साइक्लोन पैदा जी। हुआ फिर मूव करना शुरू हुआ वेस्ट से ईस्ट की तरफ और पूरा चक्कर लगाता है ये, और पैसिफिक ओशियन में जाके फिर ये कमजोर पड़ जाता है। ठीक, याद रखेंगे। अरेबियन सी के ऊपर शुरू होता है और उसी सीजन में मूव कर जाता है। बाकी फैक्टर्स की तरह नहीं कि अगले सीजन चेंज हो गया अगर होना है तो, उसी बारिश होते होते ही ये मूव कर जाता है उसी सीजन में दोस्तों। और जहां जहां मैडन जूलियन ऑसिलेशन, इसको साइक्लोन समझिए प्रैक्टिकली आपके समझने के लिए, जहां जहां ये मूव होगा वहां खूब बारिश होगी और उसके अगल बगल बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये साइक्लोनिक कंडीशन है तो यहाँ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पैदा होगी। इस प्रकार ये चलता चला जाता Yes, है और वेस्ट पैसिफिक में ये देखिए यहाँ ईस्ट पैसिफिक में आके यहाँ कमजोर पड़ गया, फाइनली ये खत्म हो जाता है। तो कई बार तो इसका क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि उसी सीजन में, अलग अलग सीजन में बारिश कम क्यों ज्यादा होती है तो बाकी फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन सेम सीजन में एक हफ्ते में फिर 2 हफ्ते में बारिश हुई, तीसरे हफ्ता फिर सूखा पड़ गया, चौथा हफ्ता फिर सूखा पड़ गया, फिर वहां जाके बारिश हुई। ये पैटर्न ऐसे चलता जा रहा है क्योंकि मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है मूव करता जा रहा है, इसलिए होता है। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ परिचय हो जाए। अब लास्ट और मजेदार चीज, ठीक है, इसको भी सुन लीजिए आप। मैं बस इतना बता देता हूं, इसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा, कि ईरान में और अरेबियन पेनिनसुला में, अरब कंट्रीज और ईरान में जमीन कितनी गर्म हो रही है और धूल कितनी उठ रही है ऊपर, इसका भी प्रभाव इंडियन मानसून पर पड़ता है। कैसे? 2 कारणों से, ध्यान से सुनिएगा। अगर जमीन में, ईरान की जमीन में पानी ज्यादा है तो सोलर रेडिएशन जो पड़ रहा है वो पानी को वाष्प बनाने में खर्च हो जाएगा काफी कुछ जी, लेटेंट हीट में उसमें खर्च हो जाएगा, तो जमीन ज्यादा गर्म नहीं होगी, फैक्टर 1। गर्म नहीं हो पाएगी। अगर ईरान की जमीन सूखी है तो जल्दी गर्म हो जाएगी, फैक्टर नंबर 2। Yes. जितनी धूल वहां ऊपर उठेगी वो धूल ट्रोपोस्फेयर में जाके, क्योंकि अब ट्रोपोस्फेयर में मसाला आ गया ना, तो धूल है, ठोस के कण है, वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके गर्म कर देते हैं ट्रोपोस्फेयर को। ठीक, और दूसरा काम धूल क्या करती है, धूल के अगल बगल मॉइस्चर जो है इकट्ठा जल्दी हो जाता है, वो उसके लिए न्यूक्लियस का काम करते हैं और इस प्रकार संघनन हो जाता है जल्दी और बारिश हो जाती है खूब सारी। तो ईरान की जमीन, सॉइल में मॉइस्चर नंबर 1, डस्ट का रेडिएशन से हीटिंग नंबर 2, और डस्ट का क्लाउड बनाने में मदद करना नंबर 3। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मैं रिवाइज करवा दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Understood, sir. Thank you, sir.